हेलो दोस्तों, आपका एसएससी सिलेक्शन स्टडी पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गए हैं वर्णमाला का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हम लेकर आए हैं आपके लिए। इससे बाहर आप कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहा जाता है। जो हम बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो सुनते हैं, ध्वनि मतलब क्या, जो बोल रहे हैं तो जो हमें सुनाई दे रहा है उसे ध्वनि कहते हैं। और जब उसे हम लिखित रूप लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण कहलाने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित लाइन से जो होता है क ख ग घ, ऐसे जो व्यवस्थित है उसको ही हम वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, जिसमें से आपका स्वर 11 स्वर है, मूलतः 11 है। और कुल पूछे तो 13 होंगे। ये देखिए, इसको मिला के 13 हो जाते हैं, अयोगवाह को मिला के। ठीक है, अयोगवाह में देखिए दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है अनुस्वार और विसर्ग। इस बिंदी को प्रतीक किए। ये बिंदी जो है इसको अनुस्वार बोलते हैं और यहाँ जो है इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस व्यंजन को हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। आगे आपका स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, आपके स्पर्श व्यंजन 25 है। 25 स्पर्श व्यंजन है, जिसको हम वर्ग में बांटा गया है, जिसको हम लोग वर्ग में बांट देते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं, जिसमें 5-5 व्यंजन है। 5-5 है, 1 2 3 4 5-5 व्यंजन इन सभी पांचों में है। क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, जो कंठ से उच्चारित होता है। ये जितना है, ये पांचों, ये कंठ से उच्चारित होगा। और च वर्ग जो है, च छ ज झ, ये आपका तालु से उच्चारित होगा। वैसे ही ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आगे देखिए, ये द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये मूर्धा से उच्चारित होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, ये हिंदी की विकसित व्यंजन है, ये हिंदी में आया है। इसका संस्कृत में कोई वर्ण नहीं है, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन के पास बाद ये आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। य का उच्चारण स्थान तालु है, और र का दंतमूल, ल का दंतमूल, और व का दंतोष्ठ है। ये उच्चारण स्थान आपका ब्रैकेट में दिया गया, य तालु से, र दंतमूल से, ल दंतमूल से, व भी व दंतोष्ठ से। ठीक है, ये आपका नोट में है, इसको ध्यान से देखिएगा। य और व को इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ध्वनि जो कभी स्वर और कभी व्यंजन में है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, अर्ध स्वर भी बोला गया, य और व को। र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये ये आपका दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में आता है। देखिए यहाँ पे य दिया हुआ है और व, ये आपका अर्ध स्वर होता है। र को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट, सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होते हैं। आपको जो है कि स्वर का क्लास जो कराया गया था उसमें अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ाया गया है। आप उसे देखिएगा और समझिएगा। तो ये आप इतना समझने की कोशिश करिए, सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इसे कहते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन
अघोष और महाप्राण होते हैं। महाप्राण मतलब जिसको बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकलता है उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं। और अघोष का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष बोलते हैं। जैसे कम कंपन हो। देखिए उसमें संघर्षी में आपके चार आते हैं, चार व्यंजन, स स ह। स का उच्चारण स्थान तालु है, इस वाले स का मूर्धा और इसका दंत मूल। और ह कंठ के भीतर स्थित होता है। ह बोलेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ह कंठ के पास ही आपको महसूस होगा कि वहीं से आए। ह बोल के देखिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले उससे उष्मा गर्मी पैदा करे, और उष्मा गर्मी पैदा करता है तो उसे उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये घर्षण खाते हुए निकलता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे का आपको दिखा, ये आपका संयुक्त व्यंजन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, लेकिन इसमें थोड़ी जैसे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको ध्यान से देखिए और नोट भी कर लें इन सभी को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। यह दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ये चारों व्यंजन जो है ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। जैसे देखिए यहाँ पे छ का संधि विच्छेद करेंगे तो आधा क प्लस स। त्र का संधि विच्छेद आधा त प्लस र। ये देखिए ये लगा ना, इसे हलंत बोलते हैं। ये जब लग जाता है तो ये आधा हो जाता है। ज्ञ ज प्लस य स्र स प्लस र। ये संधि विच्छेद करने पे ऐसे होगा। क्वेश्चन पूछता भी है ऐसे कि क प्लस स से कौन सा व्यंजन बनेगा और त प्लस र से कौन सा व्यंजन बनेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। नोट में से सभी कुछ कर लेंगे तो सही रहेगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आपको काम भी देगा। चलिए दोस्तों आगे, ये आपका आ गया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। यहाँ पे प्राण का अर्थ हवा से है, हवा से। देखिए अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में मतलब बोलते समय मुख से हवा कम निकलता है उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब कम होता है और प्राण मतलब हवा। यहाँ पे हमने बताया आपको। देखिए हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा बताया था। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वही देखिए इसका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपका सभी अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे भी है, प वर्ग भी है, ये सभी आपके आएंगे अल्प प्राण में। इसको बोलने में मुख से कम हवा निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। महाप्राण, जिस व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, मतलब जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब हवा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। ये देखिए ख दूसरा, क के बाद ख है, फिर ग, फिर घ, ये दूसरा और ये चौथा। पांचों वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये आपका आ गया घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोष सघोष के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ठीक है, पहला इसमें अघोष आएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे हम अघोष कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंपन नहीं होता बोलने में, इसीलिए इसे अघोष कहा गया है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होगा। हर वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा जो होगा आपका अघोष होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा वो क्या होगा,
अघोष होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सघोष पे। सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, मतलब जिन ध्वनि मतलब जिन व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे हम सघोष कहते हैं। ठीक है, ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए लाइन से, ग ग ग, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, ये क्या कहलाता है? यह सघोष कहलाता है। देखिए दोस्तों, सघोष है ये। इसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए और भी हम वीडियो ला सकें अच्छी, और ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको हम कल इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे व्यंजन से संबंधित, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आप लोग उसको भी लगाइए और हमें बताइए कि मतलब कितना आप सही कर पाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।